Hi, believe in yourself, believe in yourself always. Today is 1st of July 2022, brand new month. We are going to talk about all these important topics. ये टेलीग्राम क्विज है. Every day in morning we are having such five such questions and this is quiz number 61 इकोनॉमिक्स के आंसर्स. डेफिसिट फाइनेंसिंग से इन्फ्लेशन होता है बट इसको हम चेक कर सकते हैं अगर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर लीड्स टू इंक्रीज इन एग्रीवेट सप्लाई इन रेशियो ऑफ एग्रीवेट डिमांड. मतलब कि जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर हो रहा है उससे डिमांड भी राइज हो रही है, कुछ सब्सटेंशियल वर्क हो रहा है, देन जो डेफिसिट फाइनेंसिंग से इन्फ्लेशन का थ्रेट है वो चेक किया जा सकता है. कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी इंडियन रूपी का मतलब है इंडियन रूपी कैन बी एक्सचेंज्ड फॉर एनी मेजर करेंसी फॉर द पर्पस ऑफ ट्रेडिंग फाइनेंशियल एसेट्स. रूपी को आप किसी दूसरी करेंसी में कन्वर्ट कर सकते हो. देन दिस इज मीगा मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी. जब एक कंट्री ए दूसरे कंट्री बी में इन्वेस्टमेंट करता है तो मीगा उसकी गारंटी देता है. इंश्योरेंस देता है, रिस्क इंश्योरेंस. कॉज ऑफ इन्फ्लेशन ये सारे हैं, ज़्यादा मनी प्रिंट करना, प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ना और एक्सचेंज रेट में भी कम आना, डिक्लाइन इन एक्सचेंज रेट, इससे इन्फ्लेशन बढ़ेगा. देन वन नेशन वन राशन कार्ड में आप अपने राशन कार्ड से थ्रू आउट इंडिया किसी भी पीडीएस शॉप से, फेयर प्राइस शॉप से, सेम राशन कार्ड से आप दिस व्हीट फूड अवेलेबल करवा सकते हैं. सो दिस इज वन नेशन वन राशन कार्ड. नाउ क्विज नंबर 62 ज्योग्राफी है. Most of the rivers flowing westwards from the western Ghats do not form deltas because. Correct reason क्या है? Tell. Gandhi Sagar Dam is a part of which one of the following? Which of the following hills are found where the eastern Ghats and the western Ghats meet? From where does the Chenab originate? Which is the correct arrangement of the following river from north to south? Remember, this is north to south. आज की वोकैबुलरी है स्टैचर. इसका मतलब होता है ऊंचाई, पहुंच. द डिस्टेंस ऑफ समथिंग और समवन फ्रॉम द बॉटम टू टॉप. एल्टीट्यूड, एलिवेशन, हाइट. इंटरमाइनेबल का मतलब होता है, इसका मतलब होता है अनंत है, एंडलेस है. ऑफन यूज हाइपरबोलिकली, दैट इज सीमिंगली एंडलेस है. एंडलेस, नेवर एंडिंग प्रोसेस है. ट्राउंस का मतलब होता है पूरी तरह से हराना. डिफीट हैविली इन अ कॉन्टेस्ट. डिफीट अटरली, बीटिंग, डिफीट, ट्रायम्फ. स्किंटिलेट का मतलब होता है चमकना. इमिट फ्लैशेस ऑफ लाइट, स्पार्कल. प्रिपॉन्डरेंस मतलब उस चीज को प्रधानता दी गई है, प्रमुखता दी गई है. प्रिवेलेंस, प्रीडोमिनेंस एंड डोमिनेंस. सो ये वोकैबुलरी वर्ड्स हैं आज के लिए. लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, चाहे वो हिंदी हो या इंग्लिश हो या एनी अदर लैंग्वेज, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी इज इंपॉर्टेंट. ओके, नाउ दिस इज सीसेट. सीसेट के ये सवाल आप डेली सॉल्व करिए. जब आपका एग्जाम आएगा तो आप सीसेट की तरफ से बहुत फ्री रहेंगे, रिलीव्ड रहेंगे और सारा टाइम एंड एनर्जी GS1 में लगा पाएंगे. सो दैट इज वाई सीसेट के जस्ट ये जो मैं क्वेश्चंस दे रहा हूँ, सॉल्व देम एवरी डे. यू विल बी गुड विद दिस GS पेपर 2. इससे लोड नहीं आएगा GS पेपर 2 में. देन दिस इज न्यूज बाइट्स. दिस इज न्यूज बाइट्स नंबर 6. ब्रिक्स में ईरान ने अप्लाई कर दिया है. ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका. अब इसमें ईरान को भी मेंबरशिप मिलेगा. तो अर्जेंटीना जो है उसने भी ब्रिक्स ज्वाइन करने की बात किया है. ब्रिक्स 40% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन है और 26% ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमी है. सो दिस इज अ मेजर ग्रुपिंग. IMF डेटा के अकॉर्डिंग चाइना ब्रिक्स ग्रुप में सबसे बड़ी इकोनॉमी है. ये है सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया. सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जो स्टॉक मार्केट्स हैं, इक्विटी मार्केट है, ये वहाँ पे रेगुलेटर की तरह काम करता है और जो इन्वेस्टर्स हैं उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करता है. सो दिस इज सेबी. 1988 में बना था. एक्ट के थ्रू 1992 स्टैचुरी. मुंबई महाराष्ट्र हेडक्वार्टर है. फर्स्ट विमेन चेयरमैन, दिस इज इंपॉर्टेंट, द नेम इज माधवी पुरी बुच. नरसिम्हन कमेटी ने इसको सेबी बनाने की बात की थी. इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स दूसरी कंट्री की जो डिफेंस फोर्सेस है उनके साथ बायलैटरल या मल्टीलेटरल एक्सरसाइज करती है. ऐसी एक एक्सरसाइज का नाम है संप्रीति. तो संप्रीति होती है इंडिया और बांग्लादेश के साथ. इंटर ऑपरेबिलिटी यहाँ पे देखी जाती है. दोनों जो डिफेंस फोर्सेस हैं वो बेस्ट प्रैक्टिसेस, प्रोसीजर एट्सेट्रा का एक्सचेंज होता है. ऑपरेशनल टेक्निक्स एट्सेट्रा, टैक्टिकल ड्रिल्स होती है.
तो इंडिया की तरफ से जो बटालियन है हमारी डोगरा रेजिमेंट, इसने पार्टिसिपेट किया। तो दिस इज संप्रीति, इंपॉर्टेंट पार्ट है ये इंडिया एंड बांग्लादेश बायलैटरल टाइज का। ऐसी कुछ और एक्सरसाइजेज हैं जैसे अल मोहद अल हिंदी, इंडिया एंड सऊदी अरेबिया, सूर्य किरण इंडिया एंड नेपाल, वज्र प्रहार इंडिया एंड यूएसए, युद्ध अभ्यास इंडिया एंड यूएसए और इंद्रधनुष है इंडिया एंड यूके का। सो ये क्विक न्यूज बाइट्स है। 1 जुलाई 2022, ये 2021 का ऐसे का पेपर है, 2021 ऐसे पेपर। हमने जो जीएस मेंस क्लास है उसमें ऐसे राइटिंग में बहुत अच्छा एक सेशन लिया और उसमें हमने डिस्कस किया ऐसे कैसे अप्रोच करना चाहिए। इस टाइप के जो जेनेरिक ऐसे आते हैं उनमें हमारी स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए, जो जनरल डूज एंड डोंट्स हैं ऐसे में वाइल राइटिंग ऐसे, उसको हम कैसे इंश्योर करें। नाउ दिस इज क्वेश्चन फॉर यू। उस सेशन के बाद अब आप इस पे एक ऐसे राइटिंग करो, बिकॉज पढ़ना एक चीज़ होती है और उसका एप्लीकेशन करना दूसरी चीज़ होती है। सो वी शुड फोकस मोर ऑन एप्लीकेशन एज वेल। सो ये 2 सेक्शन है और सेक्शन बी है, इसमें से एक टॉपिक चूज करिए, इसमें से एक टॉपिक चूज करिए और आपको 2 ऐसे लिखने हैं। आपके पास आज का टाइम है, 2 दिन का टाइम और होगा। इस पूरे ऐसे को अच्छे से लिख के आप वेबसाइट पे अपलोड करिए। ओके, सो दिस इज आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। रिगार्डिंग योर प्रीवियस सबमिशंस, तो वी आर फॉलोइंग +2 साइकिल, तो 29th का आज डिस्कस कर रहे हैं। ये 2 सवाल थे। बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक लाइफ क्या होना चाहिए, कोई 3 सूटेबल एग्जाम्पल्स बताइए। और गांधी जी का कोट था, मैन इज बट अ प्रोडक्ट ऑफ हिज थॉट्स, व्हाट ही थिंक्स ही बिकम्स। तो आपने बहुत अच्छे आंसर्स लिखे हैं, इसको सॉर्ट बाय ओल्डेस्ट करते हैं। आंसर सबमिशन इज़ वेरी इजी, ज्वाइन द डिस्कशन। लॉग इन करिए अपने गूगल अकाउंट से, ज्वाइन द डिस्कशन। जो भी आंसर आपने लिखा है उसका एक फ़ोटो क्लिक करिए एंड जस्ट अपलोड इट। हिंदी, इंग्लिश, इवन रीजनल लैंग्वेज में भी आप अपलोड कर सकते हैं। सो पहला जैसे सतेंद्र ने लिखा, सार्वजनिक जीवन के मूल सिद्धांत। सी, लुक एट द फॉर्मेट, फॉर्मेट इज सो नीट एंड क्लीन, कंटेंट इज ऑल्सो रियली वेरी रेलेवेंट। सी, फिर यहाँ पे अपने 3 पॉइंट्स भी बताए और उसको बैक करके उदाहरण भी बताया। दिस इज अ फैंटास्टिक आंसर और थिंकर्स एंड जो इंपॉर्टेंट लीडर्स हैं उनके कोट्स भी आ गए। वेरी गुड ठाकुर, दिस इज अगेन सो गुड। A4 साइज पेपर में लिखा है, पैराग्राफ्स बनाए हैं, अंडरलाइन है, बेसिक प्रिंसिपल्स, इंटीग्रिटी, ऑनेस्टी, लीडरशिप, एक्सेलेंट। देन गांधी जी के थॉट को एलैबोरेट किया है और एथिक्स में जो हमारा सिलेबस है उससे कनेक्ट किया। बी द चेंज यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड। अफसाना, दिस इज अगेन सो गुड। सी, नोलन प्रिंसिपल से हमने स्टार्ट किया, एक्सेलेंट, वेरी गुड थिंग, नोलन प्रिंसिपल। पब्लिक लाइफ, देन ऑनेस्टी, सेल्फलेसनेस और दिस इज कोऑपरेटिवनेस, वेरी नाइस। विमल, वंस अगेन वेरी गुड। सी, दिस स्टाइल इज गुड। ऐसे विजुअल्स थोड़े बेटर करने चाहिए हमें। बाकी पैराग्राफ्स है, पॉइंट्स है, वेरी गुड, एंड एग्जाम्पल्स भी है, एक्सेलेंट। सी, प्रिंसिपल्स, पब्लिक लाइफ, वेरी गुड। देन गांधी जी के कोट को एलैबोरेट किया और अगेन बैक्ड बाय एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल्स आर एप्लीकेशन पार्ट ऑफ एथिक्स, सो ये बहुत ज़रूरी है। दीपक ने भी बहुत अच्छा आंसर लिखा है, नेतृत्व क्षमता और उसका एग्जाम्पल। सो एथिक्स का मतलब ही होता है एग्जाम्पल, उसको रियल वर्ड एग्जाम्पल के थ्रू आप बताओ। वेरी गुड, दिस इज वेरी गुड आंसर। अयान, नाउ लुक एट दिस कॉपी, कितना नीट एंड क्लीन है ये। पब्लिक लाइफ क्या होती है एक्सप्लेन किया, तो सी द फ्लो, स्ट्रक्चर आ रहा है इसमें, वेरी नाइस। देन ये सारे पॉइंट्स भी बता दिए आपने, एक्सेलेंट। सुमन, वेरी गुड वर्क वंस अगेन। प्रिंसिपल्स, लीडरशिप, वेरी गुड, दिस कॉपी इज रियली गुड। कंटेंट भी अच्छा है, प्रेजेंटेशन भी अच्छा है, एंड राइटिंग स्टाइल इज ऑल्सो रियली रियली गुड, कीप इट अप। सतेंद्र ने फिर दूसरा आंसर भी लिखा। अब देखो ये कितना अच्छा है गांधी जी। तो यही चीज़ मैं आपको समझा रहा हूँ कि सब्जेक्टिव में कुछ सही गलत नहीं होता है। ये सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, इसके बहुत सारे वर्जन्स पॉसिबल हो सकते हैं। अपनी यूनिकनेस मेंटेन करिए, पीयर लर्निंग करिए, जिस कॉपी से कुछ अच्छा दिख रहा है उसको ग्रैब करिए। ओके गौरव, वेरी गुड। बेसिक, प्रिंसिपल और ये 3-4 पॉइंट्स, वेरी नाइस। स्ट्रक्चर, गुड। अदिति, यू आर डूइंग एन अमेजिंग वर्क, दिस इज रियली गुड। सी, बेसिक प्रिंसिपल्स आपने इस चार्ट के थ्रू बताया, वेरी नाइस। फिर आपने 3 पॉइंट्स बताया और उसको कोट्स बताया और कॉन्क्लूजन किया, वेरी गुड। अयान, दिस इज ऑल्सो गुड। सी, अब ये फ्लो चार्ट भी अच्छा है, दिस इज गुड। प्रेजेंटेशन इग्नोर नहीं करना है, एग्जाम्पल भी आपने दिया, गुड। देन सीमा, दिस इज अगेन गुड, योर राइटिंग इज वेरी नाइस, बहुत नीट एंड क्लीन वर्क है। सी, पैराग्राफ्स में और फिर इस टाइप का डायग्राम, एक्सेलेंट। इसमें ना अंडरलाइन भी करो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। आरती, अब सी, दिस इज रियली नाइस, ऐसे डायग्राम के थ्रू बताया। सी, यू ऑल आर डूइंग रियली रियली गुड।
देन कैपेसिटी दिस गुड, ऐसे हम कोट्स भी बीच बीच में लिख सकते हैं अंडरलाइन. तो दिस ऑल मेक्स अ वेरी गुड impression. Alright, you will fetch very good marks. Regarding your comments on the video 30th of June, so again, Sakshi is doing an amazing work. See, सब टाइम स्टैम्प के साथ सप्लीमेंट्री नॉलेज बहुत अच्छे से यहाँ पे हम अक्वायर कर रहे हैं. दिस इज़ रियली रियली गुड. इससे इंटरेस्ट डेवलप होता है और आपने जैसे इसके बारे में पढ़ा ना, तो आप और भी बहुत सारी नई बातें सीखोगे इसके बारे में. जैसे लोनार लेक के बारे में पढ़ा, इतनी सारी बातें पेपर में नहीं थी, बट अब आपको पता है कि किस बैक्टीरिया से है, बैक्टीरिया पिंक पिगमेंट कैसे आया. दिस इज़ व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू कि डेवलप इंटरेस्ट. प्रोएक्टिव होके आप पार्टिसिपेट करो. वन वे नहीं होना चाहिए, ये एग्जाम टू वे होता है. ओके, यू ऑल्सो शो सम इंटरेस्ट एंड पार्टिसिपेट. प्रोएक्टिव रहो उसमें. एक चीज़ बताई जाती है, 3-4 चीज़ें और ढूंढ के लाओ, तो इससे आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा और यही एक्चुअल में आपको एग्जाम में काम आएगा. ओके, सी सपना, दिस इज रियली गुड. इंपॉर्टेंट टर्म्स, वोकैबुलरी एक्सेलेंट, वेरी गुड. समीर, लोनार लेक के बारे में अच्छे से बताया, माइक्रोब्स एंड ऑल गुड. राम नरेश, ऑसम. दमन 123213, वेरी नाइस. अब सुंदर ने डिवैल्यूएशन का पूरा कॉन्सेप्ट बताया यहाँ पे. यमुना रिवर पूरा एक्सप्लेन हो गया राज के द्वारा. दिस इज रियली गुड. फिर जीएसटी, सी सच अ गुड शॉर्ट प्रिसाइज नोट. जीएसटी एडवांटेज चल, इन सारे कमेंट्स को आपको पढ़ना चाहिए, आपको बहुत बेनिफिट होगा. मेंस क्लास में भी जो बहुत अच्छा ब्रेनस्टॉर्मिंग है, मैं उसका भी कुछ आई एम वर्किंग ऑन दैट. आई विल प्रोवाइड दोज एक्सेलेंट इनपुट्स जो आपके वहाँ पे प्रोवाइड अप कर रहे हो. ओके, सो दिस इज कीर्ति, राज, श्रवण, वेरी गुड. सुंदर, मनीषा, थैंक यू. यमुनोत्री, धनाक्षी, वेरी नाइस. नेहा, केसर, राज, अजय, साक्षी, रोशनी, एकेजी. पीडीएफ आई विल शेयर ऑन टेलीग्राम. गौतम, ज्वाइन टेलीग्राम ग्रुप में. सारा कम्युनिकेशन टेलीग्राम ग्रुप के थ्रू कर रहा हूँ. रियल टाइम पे आपको तुरंत क्विक अपडेट्स वहाँ पे मिल जाएंगे सारे. देन अरविंद, यस न्यूज़ NCERT is due. I will start it very very soon. Gautam, Sundar, Nandini, and this is Gayan and Samir. Excellent. Okay, now let us come to the Hindu newspaper. See, मैं ये दोनों सेक्शन आफ्टर सम टाइम सेपरेट कर दूंगा. न्यूज़पेपर को इतना लेंदी बल्कि नहीं करेंगे. गिव मी सम टाइम. ओके, सो लेट अस बिगिन. रिगार्डिंग द कोर्स, तो मंडे से बैच सेपरेट होगा. आज क्लासेस नहीं है. मंडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, कल भी 2 दिन वीकेंड्स ऑफ रहेगा. मंडे से वी विल स्टार्ट अवर ग्रुप क्लासेस. और 2 बैचेस हैं, एक है मेंस का और एक है प्रीलिम्स का. प्रीलिम्स 2023 एंड मेंस 2022. मेंस 2022 बहुत अच्छे से हम यहाँ पे सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स GS 1, 2, 3, 4 ऐसे कवर कर रहे हैं. ये बैच भी आप ज्वाइन कर सकते हो अगर आप 2023 बैच के हो तब भी. इससे आपको बहुत अच्छा अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगा और यू विल हैव अ वेरी गुड लर्निंग एक्सपीरियंस. एंड 2023 प्रीलिम्स बैच तो ईयर लॉन्ग बैच है. इसमें हम 1-to-1 सेशंस एट्सेट्रा ये सारी चीज़ें कवर कर रहे हैं. मैं अभी फ्राइडे, सैटरडे, संडे भी 1-to-1 सेशन कंडक्ट करूँगा और आई टॉक टू यू. ओके, अपना एक्सक्लूसिव 1-to-1 यहाँ पे बात होगा अभी. ओके, विल ट्राई टू स्पीड अप. और मंडे से इकोनॉमिक्स हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रीलिम्स बैच में. मोस्ट प्रोबेबली इसका टाइमिंग होगा 9 PM. मैं उसको टेलीग्राम पे कंफर्म करके आपको बताऊंगा. ओके, सो वी विल स्टार्ट दिस फ्रॉम मंडे इन अ स्ट्रक्चर्ड मैनर. हम इकोनॉमिक्स बहुत अच्छे से यहाँ पे बेसिक टू एडवांस्ड यहाँ पे पढ़ेंगे. ये प्रीलिम्स बैच में होगा. और मेंस बैच में तो आंसर राइटिंग, जनरल स्टडीज़ वगैरह वो भी कंटिन्यू रहेगा. ओके, सो दिस इज़ द हिंदू न्यूज़पेपर, जुलाई 1st. दिस इज़ स्टार्टिंग ऑफ द मंथ. और हमें कंसिस्टेंट रहना है, डेली पढ़ना है. पूरे मंथ आप इस रूटीन को फॉलो करके देखो, आपको रिमार्केबल रिजल्ट्स मिलेंगे. ओके, सो दिस इज स्पॉटलाइट. ये द हिंदू है, उसके पहले दिस इज स्पॉटलाइट. और यहाँ बताया है ग्रीन टच स्टोन. सी, ये जो है ना, ये है वेस्टर्न घाट्स. वेस्टर्न घाट्स बहुत ब्यूटीफुल है. और वेस्टर्न घाट्स में प्रॉब्लम क्या हो रहा है? डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, लैंडस्लाइड्स हो रहा है, और कल्प्रिट ऑब्वियसली हम ह्यूमंस हैं. एंथ्रोपोजेनिक चेंजेस यहाँ पे आ रहे हैं. तो ये डिमांड टाइम टू टाइम हो रही है कि इकोलॉजिकल डिजास्टर को रोकने के लिए जो वेस्टर्न घाट्स डिटीरियोरेट हो रहे हैं, यहाँ पे जो चेंजेस आ रहे हैं उसको चेक करने के लिए कमिटीज़ बनाई. और कमिटीज़ 2 बनी प्राइमरली. एक तो वेस्टर्न घाट इकोलॉजिकल एक्सपर्ट पैनल, माधव गाडगिल कमेटी, और एक कस्तूरी रंजन कमेटी. इन दोनों कमेटी ने अच्छे से डिस्कस किया और बहुत सारे यहाँ पे इनिशिएटिव्स बोले वेस्टर्न घाट्स में हमें करने चाहिए. एक टर्म यहाँ बार बार आता है, वो है इको सेंसिटिव एरिया. नाम में ही लिखा है, इकोलॉजिकली बहुत सेंसिटिव है, फ्रेजाइल है वो.
इको सेंसिटिव एरिया 10 किलोमीटर तक होता है, प्रोटेक्टेड एरिया, नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इन तीनों में डिफरेंस क्या होता है डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन का? टेल। नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में डिफरेंस बताइए, डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन में क्या डिफरेंसेस होता है? ओके, नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ। द आइडिया इज ये नेशनल पार्क है, इससे भी 10 किलोमीटर तक का जो जोन होगा यहाँ की पेरिफेरी से, वो कहलाएगा इको सेंसिटिव जोन। ये नोटिफाई करता है MOEFCC, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986। द आइडिया इज नेशनल पार्क तो सेव रखना है, उसके आसपास के क्षेत्र को भी हमें प्रोटेक्ट करना है। नेगेटिव इम्पैक्ट जो एंथ्रोपोजेनिक होता है, फ्रेजाइल इकोसिस्टम डिग्रेड होता है, उसको चेक करना है। तो ये इको सेंसिटिव एरिया कहलाता है। ओके, 10 किलोमीटर तक MOEFCC 1986 एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट। अब ये कमेटी आई वेस्टर्न घाट्स इकोलॉजिकल एक्सपर्ट पैनल, 2011 में आई थी। इसने ये बताया एंथ्रोपोजेनिक जो चेंजेस आ रहे हैं, एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ के कारण जो चेंजेस आ रहे हैं, इसको चेक करना ज़रूरी है। लिमिटेड डेवलपमेंट करो पूरे वेस्टर्न घाट्स में। ऐसे करके उसने एरिया को, वेस्टर्न घाट को ESA 1, 2, 3 में डिवाइड कर दिया प्रायोरिटी वाइज। जैसे जो बहुत सेंसिटिव है वहाँ पे माइनिंग, थर्मल पावर प्लांट्स वगैरह सब रिस्ट्रिक्ट करना है। बॉटम टू टॉप अप्रोच बोला था गाडगिल कमेटी ने, मतलब जो मेन फोकस होना चाहिए वो ग्राम सभा होना चाहिए। लोकल्स का पार्टिसिपेशन इज अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट, ग्राम सभा। फिर रिकमेंडेशंस आए, कॉन्स्टिट्यूशन वेस्टर्न घाट इकोलॉजिकल अथॉरिटी बने मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट में सेक्शन 3 के अंदर। और ये पूरे वेस्टर्न घाट को ही इसने बताया था, एंटायर वेस्टर्न घाट को हम क्यों ना इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया डिक्लेयर कर दें, बिकॉज दिस एंटायर वेस्टर्न घाट इज़ वेरी फ्रेजाइल। फिर आती है कस्तूरी रंगन कमेटी। इसने बोला कि डेवलपमेंट भी हो, एनवायरनमेंट भी हो, बिकॉज जो माधव गाडगिल कमेटी थी ये बहुत स्ट्रिक्ट थी। इसने वेस्टर्न घाट के कंजर्वेशन के लिए स्ट्रिक्ट मेजर्स की बात की थी। कस्तूरी रंगन कमेटी ने कहा एक बैलेंस बनाए, तो ये थोड़ा कॉन्ट्रास्ट हो गया प्रपोज बाय गाडगिल कमेटी। इसने पूरे एरिया को वेस्टर्न घाट नहीं बोला, इसने केवल 37% एरिया को इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया में कवर करने की बात किया। कंप्लीट बैन ऑन माइनिंग, क्वारिंग एंड सैंड माइनिंग ESA में होगा, तो पूरे वेस्टर्न घाट में नहीं, केवल 37% एरिया में बैन होगा माइनिंग, क्वारिंग एंड सैंड माइनिंग। ये क्वारिंग का क्या मतलब होता है? टेल, दिस इज क्वारिंग। थर्मल पावर प्रोजेक्ट्स अलाउड नहीं होंगे, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स होंगे, वो भी डिटेल्ड स्टडी के बाद होंगे। रेड इंडस्ट्रीज जो पॉल्यूटिंग है उनको बताया जाएगा। सो प्रो फार्मर अप्रोच होगा। ऐसे करके कस्तूरी रंजन कमेटी आई। 2 कमेटी हैं, वेस्टर्न घाट इकोलॉजिकल एक्सपर्ट पैनल मतलब माधव गाडगिल कमेटी, और ये है कस्तूरी रंजन कमेटी। अब ये है हमारे वेस्टर्न घाट्स, ये पूरे वेस्टर्न घाट्स है। वेस्टर्न घाट्स देखो तापी वैली से स्टार्ट हो जाता है और कन्याकुमारी तक चलता है। तापी वैली, तापी रिवर, तापी रिवर का ओरिजिन कहाँ पर है? टेल, तापी रिवर का ओरिजिन। और वेस्टर्न घाट्स किन सारे राज्यों में हैं ये भी बताइए। तो 1490 किलोमीटर है, 15% ऑफ घाट प्रोटेक्टेड एरिया है, 500 से ज़्यादा स्पीशीज़ है, 120 मैमल्स हैं, 4000 से ज़्यादा फ्लावरिंग प्लांट्स हैं। सो दैट इज़ वाई इसको इकोलॉजिकल हॉटस्पॉट बोला जाता है। इसको इकोलॉजिकल हॉटस्पॉट बोलते हैं। हॉटस्पॉट की डेफिनेशन क्या होती है? टेल, इकोलॉजिकल हॉटस्पॉट। और इंडिया में कितने इकोलॉजिकल हॉटस्पॉट है ये भी बताइए। फिर एवरग्रीन ट्रीज भी हैं यहाँ पे, इतनी स्पीशीज़ हैं। ये ब्रायोफाइट्स हैं। ब्रायोफाइट्स क्या होते हैं ये भी बताइए। एंड्स हैं, बटरफ्लाई। द आइडिया इज यहाँ बहुत डाइवर्सिटी है, बहुत डाइवर्सिटी है, डाइवर्सिटी थ्रेटन भी है। दैट इज वाई ये है दिस हॉटस्पॉट। इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया एंड प्रोटेक्शन ऑफ वेस्टर्न घाट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑल राइट, सो दिस इज द ग्रीन टच स्टोन। अब दिस इज जुलाई 1 फ्रंट पेज ऑफ द हिंदू। महाराष्ट्र के नए चीफ मिनिस्टर साहब हैं मिस्टर एकनाथ शिंदे जी, और डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर हैं फडणवीस जी। देन दिस इज मणिपुर। मणिपुर में लैंड स्लिप हुआ, भूस्खलन, और भूस्खलन के कारण ये सारे डेंजर्स हुए, ये सारे दिस यहाँ पे लॉसेस हुए। लैंडस्लिप क्यों होता है? ये पहाड़ है, पहाड़ में बाइंडिंग कैपेसिटी होती है, सब आपस में अच्छे से टाइटली बाइंडेड है। पानी ज़्यादा गिरता है तो बाइंडिंग कैपेसिटी वीकन हो जाती है। डिफॉरेस्टेशन होता है तो पेड़ की जो जड़ें हैं, रूट्स हैं, वो बांध के रखती है चीज़ों को। पेड़ ही नहीं होगा तो जो बाइंडर है वो चला गया, तो ग्रेविटी के कारण ऐसे लैंडस्लिप हो जाता है। तो बिकॉज ऑफ हैवी रेन्स एंड बिकॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन एंड बिकॉज ऑफ एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़, जैसे रोड्स बनाना है तो हम ब्लास्ट करते हैं। ब्लास्ट करने से क्या होता है, जो बाइंडिंग चट्टाने वगैरह हैं वो वीक हो जाती है, और इस तरीके से ऐसे लैंडस्लिप्स बड़े कॉमन हो गए। तो दिस इज दैट।
गवर्नमेंट कीप्स स्मॉल सेविंग इंटरेस्ट रेट्स अनचेंज्ड। तो ये स्मॉल सेविंग स्कीम्स होती है, जैसे कि प्रोविडेंट फंड हो गया, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट हो गया। पिछले कुछ टाइम से इसकी रेट्स बहुत कम हो गई थी, स्पेशली जो एल्डरली हैं, सीनियर सिटीजन है, वो इस पर डिपेंडेंट होते हैं फॉर इनकम। तो ये रेट्स कम हो गई थी। अब धीरे धीरे इसमें भी बढ़ना होना था, बट अभी चेंज नहीं हुआ है स्मॉल सेविंग का। बाकी जो दूसरी एफडी वगैरह की रेट्स हैं वो बढ़ी है। तो देखो, ये रेट कार्ड है, इसमें सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम है, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट है, पब्लिक प्रोविडेंट फंड है, मंथली इनकम अकाउंट है, और ये सुकन्या समृद्धि योजना, ये बहुत इंपॉर्टेंट योजना है। सुकन्या समृद्धि योजना, हर दिस बेबी गर्ल चाइल्ड के लिए ये योजना जरूर यूज करनी चाहिए। दिस इज सुकन्या समृद्धि योजना। इस योजना के बारे में एक दो पॉइंट्स बताइए। व्हाट इज दिस सुकन्या समृद्धि योजना? दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट योजना। सो दिस इज द फ्रंट पेज ऑफ द हिंदू। अब जो नेक्स्ट है, मॉनसून आया, और मॉनसून आते ही हमारे जो शहर होते हैं यहाँ ड्रेनेज प्रॉपर होता नहीं है, और ऐसे सीन बड़े कॉमन होते हैं। ये दिल्ली का फोटोग्राफ है, बट ये हर बड़े शहर में दिख जाएगा। सो सिटी इन डेलुज। तो दिल्ली में ड्रेनेज सिस्टम सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। पानी आया, वो पानी का निकासी होना चाहिए, निकासी नहीं होता। क्यों? क्योंकि हम अनप्लान्ड कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। जो वेटलैंड्स होती है, तालाब होते हैं, वो एक्ट एज अ बफर काम करते हैं। वो बफर काम करते हैं, फ्लड्स को स्टॉप करते हैं। बट हमने तालाब और वेटलैंड्स में ही एनक्रोचमेंट कर लिया, बिल्डिंग्स बना दी, रेसिडेंशियल एरिया बना दिया, जैसे चेन्नई फ्लड्स में हुआ था। तो ऑब्वियसली जो स्पंज है सिटी का, वो वर्क नहीं करेगा, और फ्लडिंग एक कॉमन चीज़ हो जाएगा। ये जो फ्लडिंग है बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। मेंस बैच में इसको बहुत डिटेल में हमने शेयर किया था। शेयर दैट पीडीएफ टू हैव अ लुक। फ्लडिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अर्बन फ्लडिंग। ऑल्टरनेटिव्स टू सिंगल यूज प्लास्टिक कॉस्टलियर। अब ये सिंगल यूज प्लास्टिक मतलब एक बार इस्तेमाल करके हम फेंक देते हैं, सिंगल यूज प्लास्टिक। तो अब इसका ऑल्टरनेटिव दो। प्रॉब्लम ये है, ऑल्टरनेटिव बहुत महंगे हैं। प्लास्टिक का कप सस्ता होता है, मिट्टी के कुल्हड़ लो या फिर कोई दूसरा ऑल्टरनेट लो, वो बहुत महंगे होते हैं, तो वो फाइनेंशियली फिजिबल नहीं हो पाता है। सो वी नीड सम गुड ऑल्टरनेटिव, और वो उतना ही अच्छा हो जितना एक नॉर्मल प्लास्टिक का प्रोडक्ट होता है। सो दिस इज दिस पेज। अब जो नेक्स्ट है, दिस इज मेट्रो प्लस। सी लाइफ इन द शेडो। जो चाइल्ड लेबर है, इट इज़ अ क्राइम। चाइल्ड लेबर इज़ अ क्राइम। ये किस आर्टिकल में लिखा हुआ है? लेबर, जो बच्चा, चाइल्ड लेबर, दिस इज नॉट अलाउड। तो लाइफ इन द शेडोज। ट्रेडिशनल टू मॉडर्न, these आर आर्ट फॉर्म, एंड दिस इज सेलिब्रेटिंग डाइवर्सिटी। सेलिब्रेटिंग डाइवर्सिटी। हमारी डाइवर्सिटी फूड में भी बहुत अच्छा है। फूड में भी आप देखो, इंडिया के डिफरेंट पार्ट में जाओ, वहाँ पे डिफरेंट फूड स्पेशलिटी है। दिस इज रियली गुड। देन दिस इज नेक्स्ट पेज, और यहाँ पर है टोरेंशियल डाउनपोर। सी, हर शहर की यही कहानी है। खूब सारा पानी गिरते ही निकासी है नहीं, वहाँ पे ड्रेनेज नहीं है। इनकमिंग इज ग्रेटर देन आउटगोइंग, तो ऑब्वियसली फ्लडिंग वहाँ पे होगा, बॉटल नेक चोक हो जाता है। अलर्ट है थ्रिसुर में एंथ्रेक्स का, वाइल्ड बोर्स में एंथ्रेक्स के यहाँ पे कुछ मिले हैं, केसेस मिले हैं एंथ्रेक्स के। ओके, सो एक डिसीजेज होती है जिनको बोलते हैं जूनोटिक डिसीजेस। ये जूनोटिक डिसीजेस क्या होती हैं? कुछ एग्जांपल्स बताइए जूनोटिक डिसीजेस के। और एक है वन हेल्थ। वन हेल्थ, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ वन हेल्थ? ओके, जूनोटिक डिसीजेस। देन दिस इज एडिटोरियल। फर्स्ट एडिटोरियल है G7 का। G7 में हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने यहाँ पे इनवाइट था इंडिया को, अटेंड किया। G7 बेसिकली वर्ल्ड की 7 इंडस्ट्रियलाइज्ड टॉप इकोनॉमी है, पुराने ज़माने की, आज का नहीं। तो वो तब से इनका ये चला आ रहा है कि ये G7 कंट्रीज़ है। G7 बेसिकली एक इकोनॉमिक पार्टनरशिप है, बट आज की डेट में ये इकोनॉमी के अलावा हर किसी विषय पे अपने स्टेटमेंट्स देते हैं। तो जैसे $600 बिलियन का भी ग्लोबल इंफ्रा इन्वेस्टमेंट की बात हुआ, क्लाइमेट चेंज को फाइट करना है, रिन्यूएबल एनर्जी को फंड करना है, इन्फ्लेशन को मिटिगेट करना है, ग्लोबल क्राइसिस कोविड-19 पैंडमिक को ओवरकम करना है। तो ये सारी बातें तो हैं, और जो नई बात है वो है रशिया और चाइना का जो थ्रेट है G7 कंट्रीज़ को, जो लगता है उसको कैसे हम ओवरकम करें। तो दिस वाज देयर। ये G7 का मुख्य अभी बातें यहाँ पे हुई। ओके, सो पावर इज गॉन। तो अक्सर क्या होता है, बीजिंग जो होता है वो वॉयलेट करता है दिस मैरीटाइम बाउंड्रीज को। तो दिस इज वन थिंग। क्लाइमेट जो है, पार्टनर कंट्रीज हैं वो मिलके काम करें, रिजाइलेंट डेमोक्रेसी काम करें,
इलेक्शन फ्री एंड फेयर हो, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन हो, जेंडर एम्पावरमेंट हो, ये सब इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं। मैंने इन सबको नोट्स में लिख दिया है। बेस्ट यूटिलाइज करने के लिए इस वीडियो को, आप इस वीडियो को केयरफुली लिसन एंड वॉच एंड लिसन, देन आप जो मैं पीडीएफ शेयर कर रहा हूँ उसको एक बार रीडिंग कर लो। दैट्स ऑल, दिस इज मोर देन सफिशिएंट। मैं पूरा द हिंदू बहुत अच्छे से कवर कर रहा हूँ, आपको काफी टाइम आपका सेव हो जाएगा। जस्ट लिसन दिस वीडियो केयरफुली एंड गो थ्रू द पीडीएफ नेक्स्ट डे, दैट्स ऑल। न्यूज़पेपर विल बी कवर्ड थॉरोली, और जो मैं होमवर्क यहाँ पे देता हूँ, क्वेश्चंस देता हूँ, उसको भी आप सॉल्व कर लो, दैट्स ऑल। तो सी, ये सारे जो कीवर्ड्स हैं ये इंपॉर्टेंट है। ये कीवर्ड्स आपको मेंस में देखना बहुत काम आएंगे। अब देखो, नेटो की समिट है मैड्रिड में। यूएस ट्रांस अटलांटिक अलाइज इनवाइटेड द यूएस ट्रांस पैसिफिक अलाइज टू। अब ये यूनाइटेड स्टेट्स है, इसके इधर अटलांटिक है, फिर यूरोप आ जाता है, यहाँ पैसिफिक है, और पूरा ऐसे घूम के आएंगे तो एशिया आ जाता है, चाइना, जापान, एशियन कंट्रीज लाइक दैट। तो ट्रांस पैसिफिक एंड ट्रांस अटलांटिक दोनों को क्लब करने का सिक्योरिटी चैलेंजेस के बिहाफ में यूएस ट्राई कर रहा है। इंडिया के पास भी बहुत सारा काम है, वर्क कट आउट है बैलेंसिंग पावर बनने का, बिकॉज इंडिया यहाँ पर चाइना के साथ कोई डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन नहीं, हम यहाँ पे पीसफुली कोशिश करते हैं हमेशा। सिमिलरली जो रशिया है, रशिया के साथ भी हमारे क्लोजर टाइज है, प्लस ये जो यूरोप और यूएस लेड वर्ल्ड है, यहाँ भी हमारे क्लोजर टाइज है। तो इंडिया इज ट्राइंग टू लाइक वर्क कट आउट है एज अ बैलेंसिंग पावर। तो द नॉक ऑन इफेक्ट होगा यूनिलेटरली, जो रशियन यूक्रेन वॉर हुआ, फिर सैंक्शंस हुए, तो वर्ल्ड इज पेइंग द प्राइस। रिजाइलेंट डेमोक्रेसी हो, एनर्जी ट्रांजिशन स्मूथ हो, ब्रिक्स समिट की भी यहाँ पे बात हुई। पुतिन, मिस्टर पुतिन एंड प्रेसिडेंट शी जिनपिंग का जो क्रिटिसिज्म है, इंडिया ने उसको डायरेक्टली अवॉइड किया। तो दिल्ली को एक टाइट रोप यहाँ पे वॉक करना पड़ेगा। डिफिकल्ट सर्कमस्टेंसेज है, वी हैव टू वॉक अ टाइट रोप। अश्योरेंस दिया है सिविक सोसाइटी, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, थॉट्स, कॉन्शियंस, रिलीजन और बिलीफ का। ये चीज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिखा है और इसका यहाँ पे अश्योरेंस दिया। तो ये पूरा दिस समरी है होम एंड अब्रॉड, G7 मीटिंग एंड प्राइम मिनिस्टर साहब का विजिट। फॉल आउट ऑफ पॉलिसी फेलियर, यहाँ बात है यूएसए का। यूएसए में जो प्रॉब्लम्स आ रही है, वैसे तो बहुत सारी प्रॉब्लम है। रेसिज्म इज अ प्रॉब्लम, देन गन वायलेंस इज अ प्रॉब्लम, देन अभी यूएस की इकोनॉमी रेसेशन में भी जा रही है, देन यूएसए का जो वर्ल्ड का जो है डोमिनेंस, उसको चाइना कॉन्टिन्यूसली चैलेंज कर रहा है। और एक और इशू आता है, वो आता है माइग्रेशन का। ये 4-5 पॉइंट्स है ना, यूएस आज की डेट में इससे बहुत स्ट्रगल कर रहा है। जो माइग्रेशन है, तो जैसे बीच में यूएसए है, ऊपर है कनाडा और नीचे है दिस मैक्सिको, कनाडा एंड मैक्सिको। तो ये जो ऊपर वाला जोन है, जैसे 5 लेक्स भी हैं यूएसए की, इन 5 लेक्स का नाम बताइए। 5 जो बिग लेक्स हैं दिस यूएसए की, यूएस कनाडा बॉर्डर पे है, और उस रिवर का भी नाम बताइए जो इसको अटलांटिक से कनेक्ट करती है। ये जो नॉर्दर्न एरिया है यूएस, यहाँ पे काफी डेवलप्ड है, प्रॉस्परस है। साउथ की तरफ जाते हैं तो एग्रीकल्चर ज़्यादा आता है, और फिर मैक्सिको आ जाता है। तो कनाडा, यूएसए, मैक्सिको, अगर हम देखें ना लाइक लिविंग और इन सब का, तो यहाँ थोड़ा प्रॉस्पेरिटी है। नीचे जाते हैं तो थोड़ा प्रॉस्पेरिटी कम है। अब मैक्सिको से बहुत सारे लोग माइग्रेट करते हैं इलीगली यूएसए में, और ये जो वर्कर्स होते हैं, ये लाइक वर्क फोर्स वहाँ पे बन रहा है, और बहुत सारा जो मैनुअल वर्कर्स हैं वो मैक्सिको से आते हैं लेबर, बट ये इलीगल आते हैं। तो दे ट्राई लाइक जो इलीगली बॉर्डर क्रॉस कर रहे हैं इलीगल मीन्स से, तो ऐसे कुछ केसेस हो जाते हैं जहाँ पे लाइफ लॉस भी होता है, एक्सीडेंट्स भी होते हैं, कई बार जो सिक्योरिटी पर्सनल है उनके साथ क्लैशेस भी होते हैं। तो ये जो माइग्रेंट का पूरा मुद्दा है, इस मुद्दे पर यूएसए को एक स्टैंड लेके थॉटफुली इसको करेक्ट करने की ज़रूरत है। ओके, जैसे ट्रम्प ने बोला था एक हम दीवार बना देंगे यहाँ पर, बट वो फिजिबल नहीं हुआ। ट्रम्प एशियन और इंडियंस के बारे में भी स्टेटमेंट दिया था कि इंडियंस और एशियंस आ जाते हैं और जो लोकल यूएस के हैं उनका जॉब छिन जाता है। तो ये चीज़ नहीं भूलनी चाहिए कि जो यूएस बेसिकली है, दिस इज़ अ न्यू कॉन्टिनेंट। आज से कुछ 500 साल पहले ही यूएसए का दिस डिस्कवरी हुआ है। डिस्कवरी, यूएस को किसने, मतलब अमेरिका को किसने डिस्कवर किया, ये भी आंसर। तो यूएस इज अ न्यू कॉन्टिनेंट, अमेरिका इज अ न्यू कॉन्टिनेंट, और ये कॉन्टिनेंट लैंड ऑफ माइग्रेंट्स है, और माइग्रेंट इशू में ही यूएस ऐसी फॉलो आउट कर रहा है पॉलिसी फेलियर। तो इस पे ये टेक है। देन दिस इज डू नॉट वीकन द एंटी डिफेक्शन लॉ। एंटी डिफेक्शन लॉ काफ़ी दिन से हम पढ़ रहे हैं, इसमें पीडीटी आचार्य साहब का आर्टिकल है, कुछ पॉलिटी के अच्छे पॉइंट्स हैं, हम उसको देखेंगे, पॉलिटिकल व्यू पॉइंट स्किप कर देंगे। सी,
एंटी डिफेक्शन क्यों आया? 1985 में आया। हॉर्स ट्रेडिंग बंद करो, आया राम गया राम बंद करो, जो चुनाव है उसकी सैंक्टिटी को मेंटेन करो। तो ये आया था। डेमोक्रेसी कैन नॉट बी इरोडेड, इंडिया एक्सपेक्ट्स बेटर कॉम्प्लायंस ऑफ द लॉ बाय इट्स लॉ मेकर। तो पार्लियामेंट नीड्स टू रिकैप्चर द स्पिरिट ऑफ दिस ऑब्जर्वेशन। एंटी डिफेक्शन नियम बनाते हैं वो लेटर एंड स्पिरिट में होना चाहिए, ये नहीं कि नियम में जो लूप होल्स हैं हम उससे बच के निकल जाए और उसका मिसयूज करें। एंटी डिफेक्शन लॉ नीड्स टू बी स्ट्रेंथन्ड एंड नॉट वीकन्ड। नेशन एक्सपेक्ट्स मोर कॉम्प्लायंस ऑफ द लॉ बाय द लॉ मेकर। कॉम्प्लायंस इज इंपॉर्टेंट। यहाँ बेसिकली दो बात किया है। पहले एंटी डिफेक्शन में दो एक्सेप्शंस थे, एक था स्प्लिट, दूसरा था मर्जर। स्प्लिट को बाद में हटा दिया गया बट मर्जर को कंटिन्यू किया गया, और इस मर्जर में भी जो डेफिनेशन है वो थोड़ी एम्बिगुअस है, तो यहाँ पर भी क्लैरिटी नहीं आ पाती। पहला मुद्दा ये। दूसरा, जो एंटी डिफेक्शन है इसका जो जांच होता है वो करता है से स्पीकर या डेप्यूटी स्पीकर जो हेड है अभी वहां पर बात ये आती है, अगर डेप्यूटी स्पीकर का भी इम्पीचमेंट रिमूवल मोशन चल रहा है तो क्या इस केस में वो डिस्क्वालिफिकेशन एंटी डिफेक्शन को हैंडल स्पीयरहेड कर पाएगा या नहीं कर पाएगा? तो ये कॉम्प्लेक्सिटीज अभी देखने को मिली। अब सी, इफ द जो स्प्लिट क्या था? इफ द ग्रुप कंसिस्टेड ऑफ 1/3 ऑफ सच लेजिस्लेचर ऑफ दैट पार्टी दैट वर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम डिस्क्वालिफिकेशन। 100 में से 33 से ज्यादा लोग डिस्क्वालीफाई हो रहे हैं, 100 लोग पार्टी में से 33 से ज्यादा स्प्लिट कर रहे हैं, डिस्क्वालीफाई हो रहे हैं, तो वो इम्पीचमेंट, वो एंटी डिफेक्शन में काउंट नहीं होगा। ये पहले था। 2003 में इसका मिसयूज हो रहा था। 33% से ज्यादा लोग अचानक स्प्लिट हो जाते थे, पार्टी गिर जाती थी, सरकार गिर जाती थी, तो 2003 में ये एग्जेम्पशन हट गया। तो नाउ स्प्लिट का जो इम्यूनिटी है, एग्जेम्पशन है एंटी डिफेक्शन से, अब ये नहीं है। देन मर्जर की बात आती। मर्जर मतलब होता है जुड़ना। मर्जर विच कैन बी इन्वोक्ड व्हेन ओरिजिनल पार्टी, कोई एक ओरिजिनल पार्टी है और उस पार्टी को दूसरी पार्टी से आपने मर्ज कर दिया, अनदर पार्टी, और नॉट लेस देन 2/3 ऑफ द लेजिस्लेटर अग्री टू सच अ मर्जर। तो ओरिजिनल पॉलिटिकल पार्टी के 2/3 से ज्यादा लेजिस्लेटर जो हैं, विधायक या सांसद, वो उससे अग्री भी कर रहे हैं, तो मर्जर अलाउड होगा, इसमें एंटी डिफेक्शन नहीं लगेगा। लेजिस्लेचर शो कर रहा है ओरिजिनल पार्टी मर्ज हो गई अनदर पार्टी से, कॉलिग हु कॉन्स्टिट्यूट 2/3 ऑफ द लेजिस्लेटर ऑफ दैट पार्टी अग्री भी हो गए, देन ही एंड हिज कॉलिग जो है वो एग्जेम्प्ट हो जाएगी। तो क्या याद रखना है? स्प्लिट इज नॉट अलाउड, मर्जर इज अलाउड। लेजिस्लेटर जो है वो मर्जर को यहाँ पे कर सकते हैं, तो वो उनको लाइक एग्जेम्पशन मिल जाएगा। अब एक नबाम रेबिया 2016 का केस था, उसमें स्पीकर को बोला गया, क्योंकि सारा डिस्क्वालिफिकेशन की बात स्पीकर देखेगा, यहाँ पे इलेक्शन कमीशन या सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं है, तो स्पीकर डिस्क्वालिफिकेशन का डिसीजन नहीं लेगा अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन उसके खिलाफ ही चल रहा है। तो ये एक अभी मुद्दा बन गया था। नोटिस ऑफ नो कॉन्फिडेंस डज नॉट कंटेन स्पेसिफिक चार्ज, इट कैन बी डिसअलाउड बाय द स्पीकर एज वेल। तो ये कुछ बातें हैं पॉलिटी से रिलेटेड। एंटी डिफेक्शन लॉ इज इंपॉर्टेंट, 10th शेड्यूल 1985 अमेंडमेंट भी हो चुका है, फर्दर इसमें रिफाइनमेंट करने की बात है। प्लस अगर जिनको एंटी डिफेक्शन से जिन विधायकों या फिर जिन सांसदों को बार किया गया, तो देयर शुड बी अ प्रोविजन कि इनको अगले पूरे सेशन में चुनाव नहीं लड़ने दिया जाएगा, वरना क्या होता है ये सिंपली डिटूअर करते हैं, दूसरी पॉलिटिकल पार्टी से फिर चुनाव लड़के सेम सदन पे आ जाते हैं, तो एंटी डिफेक्शन लॉ का लेटर एंड स्पिरिट में डिफीट हो जाता है। Should endorser be held responsible for claims in advertising? Now see, this is there. Then यहाँ पे rich drive inequality पे बात है, और ये है should endorser be held responsible for claims in advertising? एडवर्टाइजमेंट क्या होता है कि आप अपने प्रोडक्ट के बारे में बता रहे हो, लोगों को इन्फॉर्म कर रहे हो कि दिस इज अवर प्रोडक्ट, दीज आर अवर सर्विसेज, और ये चीज़ हम प्रोवाइड करेंगे। प्रॉब्लम क्या होती है? ये जब मिसलीडिंग होते हैं। मिसलीडिंग मतलब ये आपके या तो जैसे फियर ऑफ मिसिंग आउट है, या फिर आपकी जो साइकोलॉजी है, या फिर दे ट्राई टू लाइक ट्रिगर ऑन सर्टेन इमोशनल और सर्टेन फियर को आपको ट्रिगर करके एड्रेस करते हैं। तो ये एक मार्केटिंग टैक्टिक होती है ताकि आप उस प्रोडक्ट को, उस सर्विसेज को परचेज कर लो फिर। तो ये ऐसा एडवर्टाइजमेंट में होता है, बट ये चीज़ भी अगर विद इन लॉ है देन एक्सेप्टेबल है। बट प्रॉब्लम क्या होती है कि अगर एंडोर्सर है, जब सपोज एक कोई टॉपर है ना, उस टॉपर ने कोई टेस्ट सीरीज नहीं लिया, कोई क्लासेस नहीं लिया, कोई कुछ भी नहीं लिया, बट बिकॉज उस टॉपर को बेनिफिट्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं, तो उसने एक पर्टिकुलर चीज़ को
एंडोर्स करना चालू कर दिया, सेल करना चालू कर दिया कि दिस इज द सीक्रेट ऑफ माई सिलेक्शन, लाइक दैट। तो स्टूडेंट्स विल स्टार्ट परचेजिंग दैट प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, बट एक्चुअल में वो टॉपर को उससे बेनिफिट मिला, एक्चुअल में वो टॉपर टॉप किया बिकॉज ऑफ दैट सर्विसेज और बिकॉज ऑफ यूजिंग दैट प्रोडक्ट? अगर आंसर नो है तो वो टॉपर जो काम कर रहा है वो मोरली एथिकली रॉन्ग है। तो यही चीज यहाँ पे क्यों ना एडवर्टाइजमेंट पे भी हो कि एंडोर्सर्स भी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लेम्स इन एडवर्टाइजिंग। ये चीज हमने ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन मेंस बैच में बहुत अच्छे से किया था, उसके कुछ पॉइंट्स भी मैंने शेयर किए। एक्चुअली क्या होता है, जब हम कलेक्टिवली कोई चीज़ों को पढ़ते हैं, 100 से ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं, दे आर चिपिंग इन योर देयर पॉइंट्स, डिफरेंट आइडियाज एट्सेट्रा। तो इससे जो एंड पीयर लर्निंग और सो मेनी गुड ब्रेन्स आर वर्किंग, जो एंड प्रोडक्ट होता है वो बहुत अच्छा बनता है। सो दैट इज़ वाई ये जो है चीज़, इसको आप आंसर में लिखो, आप अपने कमेंट्स में भी बता सकते हो व्हाट यू अंडरस्टैंड, आप व्हाट यू अंडरस्टैंड की रेस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए या नहीं। द आइडिया इज इंटरैक्ट, प्रोएक्टिव बने, इंटरैक्ट करें, ये टू वे हम कम्युनिकेशन एंड दिस एक्सचेंज ऑफ आइडियाज करें, दिस विल हेल्प अस अ लॉट। ओके, अब टेक्निकलिटी देखें तो सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी है, प्रिवेंशन करना है मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट का। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 भी है, मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट होने पर पेनल्टी 10 लाख तक है, मैन्युफैक्चरर, एडवर्टाइजर और जो मिसलीडिंग दिस एड्स डाल रहे हैं। सब्सिक्वेंट इतना वहाँ पे प्रोविजन है मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट का और दिस। बट द आइडिया इज, ये जो सेलिब्रिटी पावर है, जैसे सुपरस्टार, फिल्म सुपरस्टार को देख के हम कोई प्रोडक्ट हम भी यूज़ करने लग जाते हैं, फॉलो करते हैं, बट इससे मोरालिटी और एथिक्स का एक बहुत बड़ा सवाल तैयार होता है। तो शुड एंडोर्सर बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लेम्स इन एडवर्टाइजिंग? द मैनी पैटर्न ऑफ डेंगी। अब इसमें क्या है, ये जो मलेरिया है ना, सारी बीमारियों की जड़ है ये मच्छर, मॉस्किटो एज अ कैरियर काम करता है, कैरियर वेक्टर है ये बहुत सारे मॉस्किटो लेड डिसीजेज होती है, जैसे चिकनगुनिया हो गया, डेंगी हो गया, मलेरिया हो गया, लाइक दैट। तो बिकॉज ऑफ दिस, तो दैट इज वाई मॉस्किटो ब्रीडिंग को कम करना इज अटमोस्ट इंपॉर्टेंट, अटमोस्ट सिंसियरिटी के साथ मॉस्किटो ब्रीडिंग को कम करना है। जब भी मानसून आता है, पानी का ठहराव होता है और वी नो दैट स्टैग्नेंट वाटर स्टिंक्स। सो उससे क्या होता है, मॉस्किटो के केसेस अभी देखना बहुत बढ़ेंगे, दिस मॉस्किटो डिसीजेस के। इंडिया का फिस्कल डेफिसिट बढ़ गया है, रुपी भी वीकन हो रहा है, इंपोर्ट ज़्यादा करा रहे हैं, एक्सपोर्ट इतना हो नहीं रहा है, तो फिस्कल डेफिसिट। देन एनुअल बजट खर्चे भी ज़्यादा हो गए, इनकम कम है। अर्बन पॉपुलेशन भी राइज हुई है, अर्बन पॉपुलेशन, शहर की पॉपुलेशन 43.2% हमारी पॉपुलेशन अर्बन हो जाएगी बाय 2035। तो दैट इज वाई शहरों को लिवेबल बनाना जरूरी है। ये जो रिपोर्ट है वो है हैबिटेड वर्ल्ड सिटीज रिपोर्ट 2022। अब ये जैसे डेटा देख लिया, टैम्पलेट देख लिया, नोटेड डाउन, ये मैंने लगा दिया है स्क्रीनशॉट। अब बस इसको आंसर में, ऐसे में कहीं भी आप यूज कर सकते हो। असम फ्लड्स हैं, दिस इज असम फ्लड्स। राइज इन कॉफी का एक्सपोर्ट भी हुआ है, रोबस्टा कॉफी एंड दिस अरेबिका कॉफी। इंडिया में कॉफी कहाँ ज्यादा होता है, साउथ में, नॉर्थ में, ईस्ट में, वेस्ट में कॉफी प्रोडक्शन। ओके, तो यहाँ पे जैसे डेप्यूटी कमिश्नर एंड ऑल जो सिविल सर्वेंट्स हैं यहाँ पे, दे आर डूइंग डे एंड नाइट ये जो फ्लड्स हैं इससे रिलीफ प्रोवाइड करने के लिए। प्रिजनर ऑफ वॉर। अब यहाँ बात है फ्री फॉल ऑफ द रुपी। ये पूरा ही आर्टिकल बहुत कंसाइज एक्सप्लेनर है, तो मैंने सारा ही यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगा दिया है, इसको एक बार जरूर अच्छे से पढ़ना, कलेक्शन आर्टिकल है। रुपी 79 पे पहुंच गया, क्यों? ये और भी फॉल हो सकता है, 80 भी क्रॉस कर सकता है, 94 तक जा सकता है, आईएमएफ ने प्रिडिक्शन किया है। अब सी रुपी फॉल क्यों हो रहा है? रुपी फॉल होने के साथ साथ कुछ टाइम पहले हम बड़े खुश हो रहे थे कि 600 बिलियन से ज्यादा हमारा फॉरेक्स रिजर्व हो गया है। ये 600 बिलियन जो था फॉरेक्स रिजर्व, इसको भी प्लंज हुआ है, कम हुआ है, ये भी 50 बिलियन तक ये फॉरेक्स रिजर्व कम हुआ है। 642 था, अब 600 के अंदर आ गया। अब प्रॉब्लम ये है कि डॉलर स्ट्रांग बन रहा है, डॉलर बहुत ज़्यादा डिमांड पे आ रहा है, बिकॉज यूएस फेड ने रेट बढ़ा दिए हैं, फिस्कल टैपरिंग हो रहा है, तो डॉलर स्ट्रांग हो रहा है। वर्ल्ड में अनसर्टेनिटी है, एवरीबडी इज लुकिंग फॉर सेफ करेंसीज, तो डॉलर के रेस्पेक्ट में बाकी करेंसी वीकन हो रही है, तो रुपी जो है वो वीकन होता जा रहा है, डेप्रिशिएट हो रहा है, ये डिवैल्यू नहीं, डेप्रिशिएट हो रहा है। अब रुपी डेप्रिशिएट हो रहा है तो आरबीआई क्या करती है, वो रुपी को फ्री रखती है, आरबीआई इंटरवीन नहीं करती, बट आरबीआई इसके शॉक्स को जरूर इंटरवीन करती है।
मतलब इट इज़ ओके, अगर ये 94 तक भी चला गया आरबीआई इसको जाने देगी, बट आरबीआई ऐसा नहीं करेगी कि 2 दिन में ही 94 हो जाए। आरबीआई उसको कुशन करेगी, धीरे धीरे उसको पहुंचाएगी, ताकि दिस जो जो इकोनॉमी है उसमें शॉक्स नहीं लगे। अब आरबीआई इसको कैसे शॉक जो है उसको कैसे स्लो करेगी, आरबीआई अपने पास से डॉलर को बेचना चालू कर देती है। तो आरबीआई ने $50 बिलियन अपने जेब से यहाँ से निकाल दिए, ताकि जो डॉलर की शॉर्टेज है वो ओवरकम हो, रुपी का फ्री फॉल नहीं हो जाए, बहुत जल्दी ड्रॉप नहीं हो जाए। तो इसलिए हमारा फॉरेक्स रिजर्व भी $50-60 बिलियन कम हुआ है। तो पहला तो ये हुआ कि रुपी वीकन हुआ और इसको हमने इम्पैक्ट स्लो कर दिया है। अब डिमांड ऑफ करेंसी क्या होता है, जैसे पूरे वर्ल्ड में देखो सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर एट्सेट्रा अमेरिकन है, तो अमेरिकन करेंसी की डिमांड ज़्यादा है उनके प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज की। सो अमेरिकन डॉलर इज स्ट्रॉन्ग। इंडियन प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज की डिमांड बढ़ेगी तो इंडियन रुपी भी स्ट्रॉन्ग बनेगा, बट ऐसा भी है नहीं, तो रुपी दैट इज वाई थोड़ा कम होता है डॉलर के कंपैरिजन। सेंट्रल बैंक डिसाइड करता है सप्लाई ऑफ करेंसी, कि कितना गुड्स एंड सर्विसेज, कितना पैसा सप्लाई रुपी करना है। ओके, इंपोर्ट्स और जो एक्सपोर्ट्स होते हैं ये भी डिसाइड करते हैं कि जो करेंसी है आपकी वो कितनी स्ट्रांग है। अगर बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट आप कर रहे हो तो करेंसी में भी हेल्प मिलता है। अब सी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में डिफरेंस होता है, तो इससे बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस भी आता है, करंट अकाउंट डेफिसिट्स एट्सेट्रा। तो यहाँ जैसे ऑयल ज़्यादा हो गया, ऑयल का इंपोर्ट ज़्यादा हो रहा है, तो सप्लाई ऑफ रुपी जो है फॉरेक्स मार्केट में सब फ्लो हो रहा है, जैसे हॉट मनी दिस यू इंडिया के स्टॉक मार्केट से हॉट मनी फ्लाई हो रहा है। तो एक तरफ हमारा जो इंपोर्ट है, इंपोर्ट बिल भी बढ़ रहा है, एक्सपोर्ट में भी डिफिकल्टी है, तो ओवरऑल रुपी को ये डेप्रिशिएट कर रहा है। ओके, अब बहुत ज़्यादा डिमांड होगा, फॉरेन इन्वेस्टर्स इंडिया में इन्वेस्ट करेंगे, रुपी की डिमांड बढ़ने लगेगी तो रुपी मजबूत होगा। बट आज की डेट में सारे इन्वेस्टर्स रुपी को छोड़ के डॉलर की तरफ भाग रहे हैं, तो डॉलर मजबूत हो रहा है और दूसरी करेंसी वीकन हो रही है। तो ये रुपी ही नहीं, बाकी करेंसीज जो हैं जापान एट्सेट्रा सब वीकन हुए हैं। तो अब कितना लॉस होगा, 94 तक जा सकता है, आईएमएफ ने बोला है $1 इज इक्वल टू 94 रुपी। लेट अस सी, इमर्जिंग मार्केट करेंसीज ऑल ओवर द वर्ल्ड स्ट्रगल कर रही है, बिकॉज जो डॉलर है इसका फ्लो हो रहा है, ये बाहर की तरफ फ्लाई आउट हो रहा है। डेवलप्ड करेंसीज भी यूरो एंड येन ये भी डेप्रिशिएट हुए हैं 9% से ज़्यादा। तो ऐसा नहीं है कि केवल इंडिया का रुपी डेप्रिशिएट हो रहा है, अदर करेंसीज भी डेप्रिशिएट हो रही है। ये चीज़ 2013 में भी देखी थी जब 15% तक रुपी डेप्रिशिएट हुआ था, क्योंकि 2007-8 में रिसेशन आया था, इजी मनी पॉलिसी थी, 2013 से फिस्कल टैपरिंग चालू हो गई और उसका रिजल्ट ये है। ओके, तो अब करंट अकाउंट डेफिसिट में भी हमारा इम्पैक्ट होगा, रुपी अगर वीक होगा तो इंपोर्ट महंगा पड़ेगा हमें, तो ओवरऑल डिफिकल्टी तो है। और कंसिस्टेंटली लॉस्ट वैल्यू यूएस डॉलर ओवर द डेकेड भी हमने देखने को मिला है। तो आरबीआई इंटरवीन नहीं करती, वो फ्री मार्केट फोर्सेस पे छोड़ देती है रुपी को। आरबीआई बस शॉक्स जो हैं उसको कुशन पैड करने की कोशिश करती है। तो अभी देखते हैं, यूएस फेडरल रिजर्व प्राइस रेट हाइक और करेगा तो रुपी फर्दर और लो जा सकता है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी। रोड सेफ्टी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो रोड सेफ्टी पे अभी दिस एम्फेसिस है, रोड सेफ्टी क्वार्टर एंड रोड अहेड, द आर्ट ऑफ रीडिंग ऑफ फिल्म एंड देन दिस। ये क्विज बड़ा अच्छा आया था, इसमें जैसे युकांटन पेनिनसुला, अब बताओ ये युकांटन पेनिनसुला कहाँ पर है। युकांटन, यहाँ पे क्रेटर भी बना हुआ है बहुत ऐसा, तो यहीं पे एस्ट्रॉइड का कोलिजन हुआ था और डायनासोर्स वाइप्ड आउट हो गए। दिस इज युकांटन पेनिनसुला, पेनिनसुला मतलब 3 साइड वाटर, युकांटन पेनिनसुला। मीटियोरॉइड जब एटमॉस्फेयर में है, और मीटोर व्हेन इट हिट्स द ग्राउंड इट इज कॉल्ड मीटियोराइड। ओके, मीटियोरॉइड मतलब जो एटमॉस्फेयर में एंटर कर रहा है, बाहर स्पेस में है, एंटर कर रहा है, जब वो आसमान में हमको ऐसा ब्राइट शाइनिंग बर्निंग कुछ दिखता है दैट इज कॉल्ड मेटोर, और जब वो ग्राउंड पे पहुंच जाता है तो आईटी मीटियोराइट। ओके, जब वो बर्न नहीं हो पाता और जो ग्राउंड तक पहुंचता है तो उसको मीटियोराइट। मोस्ट ऑफ द जो मीटियोर होते हैं ये फ्रिक्शन होता है एयर में, तो ये बर्न आउट हो जाते हैं, वाइप आउट हो जाते हैं एटमॉस्फेयर में। ये पोम्पेई और दिस ये 2 इटालियन आइलैंड्स हैं, वेसुवियस, यहाँ पे माउंटेन दिस इरप्शन हुआ था, अर्थक्वेक इन दिस माउंटेन वॉल्केनो। देन फुजिता स्केल होती है, टॉर्नेडो की इंटेंसिटी बताती है, ह्यूमन बिल्ड स्ट्रक्चर वेजिटेशन कितना डैमेज किया है। ड्वार्फ प्लैनेट्स हैं, छोटे हैं, हाइपो सेंटर जहाँ पे अर्थ रप्चर हुआ, एनर्जी रिलीज,
point within the earth where the rupture starts. Lightning होती है, बिजली कड़कना, lightning because of charge separation, और ये लोनार लेक है, मीटियोराइट कोलिजन यहाँ पे हुआ था प्लिस्टोसीन इपोक में. देन दिस इज मॉडिफाइड PSLV, 3 फॉरेन सैटेलाइट्स भी ऑर्बिट में कर रहा है. पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, इंडिया का PSLV वर्क हॉर्स है, बहुत रिलायबल रॉकेट है. अमरनाथ यात्रा आफ्टर गैप ऑफ 3 years स्टार्ट हो रही है. देन स्टेट्स टोल्ड टू इम्प्रूव वैक्सीन कवरेज बिकॉज कोविड-19 का थ्रेट फिर नजर आ रहा है. शॉर्टेज ऑफ लेप्रोसी ड्रग है प्राइवेट स्टेट्स में, दिस इज अ कॉज ऑफ कंसर्न. रशिया विड्रॉस फ्रॉम द स्नेक आइलैंड. यूक्रेन, Mr. Xi, Hong Kong, and this is banks have capital to buffer any shock. Properly well capital है इनके पास, this capital available है, किसी भी टाइप का शॉक आएगा ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे हैं. यूएसए में रेसेशन आने वाला है, तो अवर बैंक्स आर लाइक उनके पास स्टॉक्स है, कैपिटल है यहाँ पे. कोर आउटपुट 2.6% बढ़ा. एक्सटर्नल डेट उधार भी बढ़ गया है, RBI डेटा. फिजिकल डेफिसिट भी 12.3% तक पहुंच गया है. तो दिस इज इकोनॉमी and this is sports. all right, so this is the Hindu newspaper. और अभी ये सिंगल प्लास्टिक जो है, सिंगल यूज प्लास्टिक है, इसके यूजेज को स्टॉप करने की बात हो रही है. प्लास्टिक को आप रिप्लेस करो, रीयूजेबल कोई बॉटल रख लो, कोई थैला रख लो अपने साथ, वेजिटेबल्स वगैरह लेने जाते हो, ताकि प्लास्टिक का दिस यूजेज कम हो. आप स्ट्रॉ की जगह बिना स्ट्रॉ का यूज करो, टिश्यू की जगह हैंडकरचीफ यूज करो, बॉटल्स नहीं फेंकना है, अपना ओन बैग रखो. बिकॉज ये जो प्लास्टिक होता है नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है, तो गो फॉर इजीली बायोडिग्रेडेबल जो चीज़ें हैं उन पे, ताकि जो वेस्टेज है वो नहीं हो. ओके, तो दिस इज से नो टू सिंगल यूज प्लास्टिक. ऑलराइट, so this is today's newspaper. Thank you so much for watching this video. Take care, study well and be safe.